गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम कार्बोहाइड्रेट की लास्ट क्लास शुरू कर रहे हैं। पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? डाइसेकेराइड्स पढ़े थे। कौन कौन से? एक लैक्टोज और एक माल्टोज। ठीक है, माल्टोज जो 2 यूनिट का बना होता है, डाइसेकेराइड है। दोनों मोनोसेकेराइड यूनिट कौन सी होती है? ग्लूकोज की होती है। ठीक है, तो माल्टोज आपने देखा था 2 टाइप का होता है, या तो वो अल्फा माल्टोज हो सकता है जिसमें ग्लूकोज की दोनों यूनिट अल्फा एनोमेरिक फॉर्म की होती है, या फिर वो क्या होता है, बीटा माल्टोज हो सकता है जिसमें आपकी ग्लूकोज की दोनों यूनिट बीटा एनोमेरिक फॉर्म की होती है। ठीक है, दूसरा हमने पढ़ा था क्या? लैक्टोज। लैक्टोज भी 2 मोनोसेकेराइड यूनिट्स का बना होता है। एक आपका बना होता है किसका? ग्लूकोज का, और दूसरा किसका होता है? गैलेक्टोज का। ठीक है, अब माल्टोज और लैक्टोज दोनों के अंदर ही एक एक यूनिट जो होती है मोनोसेकेराइड्स की, वो रिड्यूसिंग होती है और दूसरी यूनिट नॉन रिड्यूसिंग होती है, यानी एक अपचायक होती है, एक अनअपचायक होती है। ठीक है, अब ये आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी यूनिट अपचायक है, कौन सी अनअपचायक है? तो उसके लिए क्या होता है कि अगर आपका फर्स्ट कार्बन के ऊपर कोई ना कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है जिसका अपचयन हो सकता है, तो वो क्या होती है, वो वाली यूनिट अपचायक होगी, रिड्यूसिंग होगी। ठीक है, और दूसरी जो यूनिट होगी जिसके ऊपर फर्स्ट कार्बन के ऊपर कोई भी फ्री फंक्शनल ग्रुप नहीं है, कोई भी मुक्त समूह नहीं है, क्रियात्मक समूह, तो वो क्या होती है? अनअपचायक होती है, नॉन रिड्यूसिंग होती है। ठीक है, तो ये दोनों चीज आपको माल्टोज और लैक्टोज दोनों के अंदर याद रखनी है। आज हम पढ़ेंगे क्या? पॉलीसेकेराइड्स। लास्ट टॉपिक है आपका। ठीक है, और इसके बाद में आपका कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट हो जाएगा। अब पॉलीसेकेराइड्स क्या होते हैं? हमने पहले क्लासिफिकेशन भी पढ़ा था कि पॉलीसेकेराइड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? नॉन शुगर होते हैं। पॉलीसेकेराइड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? नॉन शुगर होते हैं, शर्करा होते हैं। ठीक है, स्वाद में मीठे नहीं होते हैं, और इनके अंदर क्या होता है, ये जो है बहुत सारे मोनोसेकेराइड यूनिट्स के बने होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? बहुत सारी मोनोसेकेराइड यूनिट्स के से बने होते हैं। इनके बीच में कोई भी ऐसा यूनिट नहीं होता जो कि रिड्यूसिंग हो या फिर अपचायक हो। यानी मान लो कि कोई ग्लूकोज मोनोसेकेराइड इकाइयों की 60 से लेके 6000 या फिर लाखों तक की यूनिट का अगर बना हुआ मॉलिक्यूल है कोई, जो आपस में किससे जुड़े हुए होते हैं? ग्लाइकोसिडिक बंध से ही जुड़े हुए होते हैं। तो उन सारी यूनिट्स के अंदर क्या होता है, आपके सारे के सारे जो ग्लूकोज के यूनिट है उनके अंदर कोई भी पार्ट रिड्यूसिंग नहीं होता है, अपचायक नहीं होता है। कोई भी कार्बन के ऊपर फंक्शनल समूह जो है वो फ्री नहीं होता है, मुक्त नहीं होता है। तो वो सारी की सारी जो यूनिट है वो क्या बन जाती है? नॉन रिड्यूसिंग बन जाती है। तो पॉलीसेकेराइड्स जो होते हैं वो नॉन रिड्यूसिंग होते हैं, नॉन शुगर होते हैं, स्वाद में मीठे नहीं होते हैं। ठीक है, और इसके अंदर जो आपके मोनोसेकेराइड्स की संख्या होती है या नंबर होती है वो बहुत ज्यादा होते हैं। जैसे आपने डाइसेकेराइड्स में पढ़ा था कि 2 मोनोसेकेराइड की यूनिट होती है। ठीक है, ओलिगोसेकेराइड्स में 2 3 4 तक आप ले सकते हो, लेकिन जो आपका पॉलीसेकेराइड्स है उसके अंदर बहुत ज्यादा यूनिट्स मोनोसेकेराइड की आपस में ग्लाइकोसिडिक बंध के द्वारा जुड़ी हुई होती है। तो आपको पॉलीसेकेराइड के अंदर 2 एग्जांपल्स पढ़ने हैं। एक पढ़ना है आपका स्टार्च और एक पढ़ना है सेलुलोज। 2 एग्जांपल्स है, एक स्टार्च है, एक सेलुलोज है। ये दोनों ही क्या होती है? ग्लूकोज के यूनिट्स से मिलकर बनी होती है। ठीक है, दोनों ही किससे बनी होती है? ग्लूकोज की यूनिट से मिलकर बनी होती है। अब आपको क्या करना है, स्टार्च और सेलुलोज इनकी जैसे आपने स्ट्रक्चर बनाई थी डाइसेकेराइड्स की, वैसे आपको स्ट्रक्चर याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको बस ये पता होना चाहिए कि जो स्टार्च है वो कौन सी मोनोसेकेराइड यूनिट्स का बना होता है, उसके बीच में अगर कोई भी बंधन है ग्लाइकोसिडिक, तो वो एक यूनिट की दूसरे यूनिट के बीच में कितने कार्बन पर बनता है, वो चीज आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, मेन जो आपने डाइसेकेराइड की संरचना पढ़ी थी जिसमें हमने फिशर प्रोजेक्शन भी पढ़ा था, हार्वर्ड प्रोजेक्शन भी पढ़ा था, वो दोनों जो है वो यहाँ पर पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टार्च और सेलुलोज जो है वो बहुत ज्यादा मोनोसेकेराइड यूनिट्स के बने हुए होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जितना पॉसिबल होगा उतना पार्ट हम बना के देख लेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट क्या कर रहे हैं, आज का टॉपिक क्या है हमारा? स्टार्च।
स्टार्च क्या होता है, कहाँ पे मिलता है? ये प्लांट्स में मिलता है। प्लांट्स में फूड स्टोरेज जो होता है वो स्टार्च के रूप में होता है। ठीक है, क्या होता है ये? ग्लूकोज की यूनिट्स का बना हुआ होता है, यानी इसका मोनोमेरिक फॉर्म क्या होता है या यूनिट क्या होती है इसकी? मोनोसेकेराइड कौन सा होता है? यहाँ पर ग्लूकोज मोनोसेकेराइड जो होता है वो आपस में ग्लाइकोसिडिक बंध बनाकर क्या बनाता है? स्टार्च बनाता है। ठीक है, क्या होता है स्टार्च के अंदर? अल्फा ग्लूकोज की या अल्फा ग्लूकोज का ये क्या होता है? पॉलीमर होता है, बहुलक होता है। स्टार्च क्या होता है? पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज। ठीक है, स्टार्च क्या होता है? पॉलीमर होता है ऑफ अल्फा ग्लूकोज। हमेशा हम यहाँ पर क्या लेंगे? अल्फा एनोमेरिक फॉर्म ऑफ ग्लूकोज ही लेंगे। याद रखना, स्टार्च के अंदर अल्फा एनोमेरिक फॉर्म ऑफ ग्लूकोज लेंगे। ठीक है, अब स्टार्च के अंदर वैसे क्या होता है? दो यूनिट्स होती है, एक होती है इसकी अल्फा एमाइलोज और एक होती है बीटा एमाइलोज। ठीक है, मेनली जो पोर्शन होता है, जो स्टडी करने वाला होता है या फिर जो शॉर्ट होता है, वो कौन सा होता है? ये अल्फा ग्लूकोज वाला पार्ट होता है। यहाँ हम ये कह सकते हैं कि स्टार्च जो होता है वो पॉलीमर होता है किसका? अल्फा ग्लूकोज का। और स्टार्च जो होता है वो क्या होता है? दो यूनिट्स का बना होता है। एक होता है आपका अल्फा एमाइलोज, एक होता है बीटा एमाइलोपेक्टिन। ठीक है, एक क्या होता है? अल्फा एमाइलोज और एक होता है बीटा एमाइलोपेक्टिन। ये क्या है? अल्फा एमाइलोज और बीटा एमाइलोपेक्टिन। ठीक है, अब जो आपका अल्फा एमाइलोज है वो क्या करता है? वो स्टार्च का लगभग 10 से 20% पार्ट बनाता है और बाकी का कौन बनाएगा? बीटा एमाइलोपेक्टिन बनाएगा। ठीक है, या इसे बीटा एमाइलोज भी बोलते हैं। ठीक है, स्टार्च की दो यूनिट्स होती हैं, एक होता है अल्फा एमाइलोज, एक होता है बीटा एमाइलोपेक्टिन या इसे बीटा एमाइलोज भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो आपका अल्फा एमाइलोज वाला पार्ट है ये स्टार्च का टोटल 10 to 20% पोर्शन बनाता है और बाकी का जो बचा आपका 90 to 70-80% वो कौन बनाता है? बीटा एमाइलोपेक्टिन बनाता है। ठीक है, अब अल्फा एमाइलोज जो है वो किसका बना हुआ होगा? ये ग्लूकोज की इकाइयों का ही बना होगा। पूरा का पूरा स्टार्च ग्लूकोज की यूनिट का बना हुआ है। तो ये क्या करता है? ये 60 से लेकर 6000 यूनिट्स जो होती है अल्फा ग्लूकोज की। ठीक है, अल्फा ग्लूकोज का मतलब क्या है? अल्फा ग्लूकोज की यूनिट्स के बीच में अल्फा ग्लाइकोसिडिक बंधन होता है, वैसी 60 से 6000 तक की यूनिट का बना हुआ होता है क्या? आपका अल्फा एमाइलोज। और जो आपका बीटा एमाइलोपेक्टिन है वो क्या होता है? ग्लूकोज की लाखों यूनिट या लेक्स जो यूनिट्स होती है वो आपस में जब ग्लाइकोसिडिक बंध बना लेती है तो वो आपका कहाँ पे आता है? बीटा एमाइलोपेक्टिन में या बीटा एमाइलोज के अंदर आता है। ठीक है, अब क्या है? हमने देखा कि ये क्या है? अल्फा एमाइलोज का बहुलक है कौन? अल्फा एमाइलोज। ठीक है, अल्फा ग्लूकोज का। अल्फा ग्लूकोज का मतलब क्या है? यहाँ पर अल्फा एनोमेरिक फॉर्म ऑफ ग्लूकोज होगी। अल्फा एनोमेरिक फॉर्म ऑफ ग्लूकोज जो होती है वो आपस में जब भी जुड़ती है तो वो किस बंधन के साथ जुड़ेगी? एक आपकी ग्लूकोज की फोर्थ कार्बन और दूसरे ग्लूकोज के अणु के फर्स्ट कार्बन के साथ, यानी इसके अंदर बॉन्डिंग जो होती है, ग्लाइकोसिडिक बंधन जो बनता है वो कौन सा बनता है? 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है। ठीक है, क्या बनता है? 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है। इसके अंदर क्या बनता है? 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, यानी एक ग्लूकोज यूनिट का पहला कार्बन दूसरे ग्लूकोज यूनिट के चौथे कार्बन के साथ हमेशा जुड़ता है। ठीक है, और इनके बीच में ग्लाइकोसिडिक बंध बनता है। ठीक, ये किसका है? अल्फा एमाइलोज का। इससे पहले हमने पढ़ा था क्या? माल्टोज।
माल्टोज भी किसका बना हुआ होता है? अल्फा ग्लूकोज के अणुओं का बना होता है। उसके अंदर भी जो बॉन्डिंग होती है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्डिंग होती है, वो कौन सी होती है? 1,4 होती है। यानी अगर हम माल्टोज की यूनिट को आपस में जोड़ते जाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? अल्फा एमाइलोज मिल जाएगा। और माल्टोज की जो आपने स्ट्रक्चर बनाई थी लास्ट क्लास के अंदर, वही सेम बनेगी किसके अंदर? इस अल्फा एमाइलोज की स्ट्रक्चर के अंदर। कैसे होती है वो? कि एक आपका जो आपका ग्लूकोज का अणु है, ठीक है, दोनों हम लेते हैं कौन सी? अल्फा एनोमेरिक फॉर्म। अल्फा एनोमेरिक फॉर्म में क्या होता है? फर्स्ट कार्बन पर क्या होता है? OH H होता है, ठीक है। सेकंड कार्बन पर, थर्ड कार्बन पे हमेशा उल्टा होता है ग्लूकोज में। ठीक है, अगर हमें अल्फा एनोमेरिक फॉर्म बनानी है इस डी ग्लूकोज की, तो हम क्या करेंगे? हम इस फर्स्ट कार्बन और फिफ्थ कार्बन के बीच में बंध बनाएंगे विद ऑक्सीजन। तो ये आपकी क्या है? अल्फा एनोमेरिक फॉर्म है, ठीक है। ये क्या है? अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज, ठीक है। ये क्या है हमारा? अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज। अब क्या करना है? माल्टोज की यूनिट बनानी है, मतलब हमें क्या करना है? एक और ग्लूकोज का अणु जो कि अल्फा डी है, ठीक है, वो बनाना है। वो बना दो यहाँ पे। ये भी क्या है? अल्फा डी है, तो फर्स्ट कार्बन पे ये हो जाएगा, ये सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन पर OH, फोर्थ, ये फिफ्थ। फिफ्थ कार्बन क्या होता है? इसके साथ बंध बनाएगा, ठीक है। ये भी क्या है? अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज की यूनिट है। माल्टोज में हमने क्या किया? इन दोनों यूनिट्स को किससे जोड़ दिया? 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के द्वारा जोड़ दिया, ठीक है। अब 1,4 कैसे बनेगी? 1,4 किससे बनेगी? 1,4 इससे बनेगी, ये जो आपका इसका फोर्थ कार्बन, 1 2 3 एंड फोर्थ, ये जो फोर्थ कार्बन है इसकी बॉन्डिंग किसके साथ होगी? इस फर्स्ट कार्बन के साथ, ठीक है। फोर्थ कार्बन की किसके साथ होगी? फर्स्ट कार्बन के साथ, ठीक है। तो क्या होगा? इसका ये जो ऑक्सीजन है ये बंध बनाएगा किसके साथ? इस वाले फर्स्ट कार्बन के साथ, ठीक है। यही होगा, इसके फर्स्ट कार्बन के साथ ये बंध बनाएगा, है ना? ऐसे ही है। ये क्या हो गया? ये दोनों हो गया ग्लूकोज की यूनिट के साथ। कोई कमी रहेगी क्या इसके अंदर? इसके अंदर एक OH कम रह गया हमारा। इसकी संयोजकता हमने 3 ही की थी, 4 करनी है, एक OH कम रह गया, ठीक है। और इसका जो एक OH था, ये वाला जो एक OH था, इसने बंध बनाया किसके साथ? इस फोर्थ कार्बन के OH के साथ, यानी एक H2O का अणु बाहर निकला, ठीक है। ये आपकी क्या थी? माल्टोज वाली यूनिट जो हमने कल पढ़ी थी, 2 अल्फा डी ग्लूकोज की यूनिट है, ठीक है। दोबारा देखते हैं, 2 अल्फा डी ग्लूकोज की यूनिट है। अगर ये अल्फा एनोमेरिक फॉर्म है तो इसको हम क्या बोलते हैं? अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज, ठीक है। ये क्या है? अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज। ये भी क्या है? अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज। इन दोनों को हमें क्या करना है? 1,4 ग्लाइकोसिडिक बंधन से जोड़ना है। क्या बनाना है हमें? 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाना है, ठीक है। 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड किससे बनाओगे? इस वाले कार्बन के फर्स्ट से और इसके फोर्थ से, ठीक है। एक जल का अणु बाहर निकाल दोगे और इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा? एक ऑक्सीजन आ जाएगा। तो ये जो है ये आपका क्या है? ग्लाइकोसिडिक बंध बन गया, ठीक है। ये क्या है? ग्लाइकोसिडिक बंध। ये कौन सी यूनिट है? माल्टोज की यूनिट है। अब आपके स्टार्च का जो अल्फा एमाइलोज है वो क्या होता है? अल्फा ग्लूकोज की यूनिट्स के बीच में 1,4 ग्लाइकोसिडिक बंधन से बना हुआ होता है, ठीक है। तो ये तो आपकी सिर्फ 2 यूनिट हुई। अब इसके अंदर टोटल यूनिट्स कितनी होती है? 60 से लेके 6,000 तक होती है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? इसके आगे एक और अल्फा डी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बना देंगे। हम क्या करेंगे? एक और अल्फा डी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बना देंगे।
ठीक है। और इनका क्या होगा, इसके फर्स्ट कार्बन के साथ बंध बना देंगे इसके फोर्थ कार्बन का, तो ये आपका क्या होगा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्या है अल्फा डी ग्लूकोज ग्लूकोपाइरेनोज की यूनिट है। ठीक, तो ये क्या हो गई, 3 यूनिट जुड़ गई आपस में। ये स्ट्रक्चर कौन सी है, अल्फा एमाइलोज की है। अल्फा एमाइलोज के अंदर अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज की यूनिट आपस में 1,4 ग्लाइकोसिडिक बंध के साथ जुड़ती हुई जाती है। रेखीय संरचना होती है, हमेशा सिर्फ एक ही प्रकार का ग्लाइकोसिडिक बंध बनेगा, वो कौन सा होता है 1,4 होता है। ठीक है, इसको आगे अगर और बढ़ाते जाओगे तो क्या होगा, एक और बन जाएगा, यहाँ पर एक और बन जाएगा। यूनिट कितनी जुड़ती है इसके अंदर, 60 से लेकर 6000 तक जुड़ती है। और ये जो अल्फा एमाइलोज है ये स्टार्च का कितना परसेंट बनाता है, 10 to 20% बनाता है। अगर एक और जोड़ोगे तो सेम वही जुड़ जाएगा। ठीक है, इस फर्स्ट कार्बन के साथ इसका फोर्थ कार्बन जुड़ेगा, ये आपकी फिर से क्या हो जाएगी 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हो जाएगी। और इस तरह से आगे ग्लूकोज के अणु जुड़ते जाएंगे। ठीक है, और ये आपकी कौन सी स्ट्रक्चर बनेगी, अल्फा एमाइलोज की स्ट्रक्चर बन जाएगी। ठीक है, ये क्या हो गया अल्फा एमाइलोज हो गया आपका। अब दूसरा होता है बीटा एमाइलोपेक्टिन। आपने स्टार्च के दो पार्ट्स किए थे, एक अल्फा एमाइलोज जिसके अंदर क्या होती है अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज की एक रेखीय यूनिट होती है, 60 से 6000 तक यूनिट होती है मोनोसेकेराइड्स की, 10 से 20% बनाता है ये पूरे स्टार्च का। और इसके बीच में ग्लाइकोसिडिक बंध जो होता है वो कौन सा होता है 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है। ठीक है, और इसका जो दूसरा है वो क्या है बीटा एमाइलो पेक्टिन, या फिर जिसे हम क्या कहते हैं बीटा एमाइलोज कहते हैं। अब बीटा एमाइलोज कितना परसेंट बनाता है, 80 to 90% बनाता है। ठीक है, लेकिन जो बीटा एमाइलोपेक्टिन होता है उसके अंदर ये शाखित होता है, ब्रांच्ड होता है। बीटा एमाइलोपेक्टिन जो है वो क्या होता है ब्रांच्ड होता है, शाखित होता है। ब्रांच का मतलब क्या है कि आपने इन सभी के अंदर तो क्या है सिर्फ 1,4 लिंकेज बनाया। ठीक है, तो उसके अंदर 1,4 के साथ 1,6 लिंकेज भी बनेगा। ठीक है, जो ये 1,6 लिंकेज बनता है ये सारा हम किस में देखेंगे, हार्वर्ड स्ट्रक्चर में देखेंगे, तब आपको ज्यादा अच्छे से पता चलेगा। ठीक है, तो इसका अगर आप हार्वर्ड स्ट्रक्चर बनाओगे, ये सारी क्या थी 1,4 लिंकेज थी। ठीक है, इसकी अगर हवा स्ट्रक्चर जैसे आपने माल्टोज की हवा स्ट्रक्चर बनाई थी, तो माल्टोज की यूनिट को अगर आपस में जोड़ते जाओगे तो वो कौन सी लीनियर स्ट्रक्चर थी, रेखीय संरचना थी। ठीक है, जिसके अंदर आपने क्या किया ग्लूकोज के अणुओं को आपस में किससे जोड़ा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जोड़ते गए। जैसे आपका ये है हवा प्रक्षेपण सूत्र के अंदर बनाना है हमें। ठीक है, ये अल्फा एनोमेरिक फॉर्म है। ठीक है, ये आपका क्या है एक अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज है, दूसरा बना दो। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या होती है 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है, यानी इसका फर्स्ट कार्बन और इसका फोर्थ कार्बन, फोर्थ कौन सा है 1, 2, 3 एंड 4, इन दोनों से एक H2O का अणु बाहर निकलता है और आपका ये ग्लाइकोसिडिक बंध बन जाता है कौन सा 1,4। तो ये जो यूनिट्स है ये जब आपस में जुड़ती जाएगी तो ये क्या बना रही है अल्फा एमाइलोज बना रही है, ये सारी क्या बना रही है अल्फा एमाइलोज। आप जब भी इनको ड्रॉ करो तो पहले अल्फा एमाइलोज फॉर्म बनाना और उसके बाद में एक ग्लाइकोसिडिक बंध बनाना ताकि आप इजीली बना सको। ठीक है, अब ये तो सारी क्या हो गई 1,4 लिंकेज, यानी ये आपका अल्फा एमाइलोज बना। हमें बनाना है क्या बीटा एमाइलोपेक्टिन। ठीक है, बीटा एमाइलोपेक्टिन में क्या होता है ये ब्रांच होता है, इसके अंदर 1,4 ग्लाइकोसिडिक बंध भी मिलता है और इसके साथ 1,6 या 1,3 ग्लाइकोसिडिक बंध भी मिलता है। ठीक है, दो चीजें होती है, इसके अंदर 1,4 तो मिलता ही मिलता है, इसके साथ 1,6 या 1,3
ग्लाइकोसिडिक बंध भी मिलेगा, जिससे क्या हो जाएगा, ये एक जो सीरीज चल रही है इसके पैरेलल में ही दूसरी सीरीज भी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रांच बन जाएगा, इस एक श्रृंखला का क्या बन जाएगा, दूसरा ब्रांच बन जाएगा। कैसे बनेगा, और जैसे आपने ये 3 यूनिट जोड़ी, ठीक है, अब इसके बाद में क्या हुआ, हमने एक और माल्टोज की यूनिट ले ली। ठीक है, एक और माल्टोज की अगर यूनिट हम यहाँ पे ले रहे हैं, मान लो ये है, ठीक है, ये हमारी क्या है, दूसरी माल्टोज की यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका आपने एक अल्फा डी ग्लूकोज वाला पार्ट बनाया। अब क्या करना है, ये वाली सीरीज जुड़ेगी इस दूसरी वाली सीरीज के साथ, जिससे इस सीरीज का क्या बन जाएगा, ये ब्रांच या शाखा बन जाएगी। कैसे बनेगी कि इस जो ये जो आपका अल्फा डी ग्लूकोज है, इसका फर्स्ट कार्बन इसके साथ बनाएगा इसके 6 कार्बन के साथ, यानी ये कौन सा है, 1 2 3 4 5 एंड 6, इस 6 कार्बन के साथ क्या होगा, एक H2O का अणु बाहर निकाल देगा और क्या बना देगा, ये जो है ग्लाइकोसिडिक बंध बनाएगा। कौन सा ग्लाइकोसिडिक बंध है, ये वाला, ये 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। ठीक है, कौन सा बना, ये 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कैसे बना, इस ग्लूकोज के फर्स्ट कार्बन और इस दूसरे ग्लूकोज के 6 कार्बन से एक H2O का अणु बाहर निकाल दिया और ग्लाइकोसिडिक बंध बनाया। ये हमारा कौन सा हुआ, 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन गया। ठीक है, और ये जो है, ये आपकी ब्रांच स्ट्रक्चर बन गई, जिसके अंदर आपने ये सारी की सारी यूनिट जोड़ दी। कौन सी, ये आपका था माल्टोज की एक यूनिट, यानी ये क्या हुई, इसकी सेकंड श्रृंखला शुरू हो गई, दूसरी श्रृंखला स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो ये क्या हो गया, स्ट्रक्चर बनी किसकी, बीटा एमाइलोपेक्टिन की, जो कि क्या होती है, ब्रांच होती है, जिसके अंदर एक तो सीरीज होती है, जिसके अंदर एक श्रृंखला होती है, जिसके अंदर 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, और दूसरी क्या होती है, इसकी श्रृंखला भी पॉसिबल होती है, जिसके अंदर 1,6 या 1,3 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये आपकी जो स्ट्रक्चर बनी, ये कौन सी है, बीटा एमाइलोपेक्टिन की। ठीक है, ये स्ट्रक्चर कौन सी बन गई, बीटा एमाइलोपेक्टिन की। अब अगर हम अल्फा एमाइलोज और बीटा एमाइलोपेक्टोन की सिंपल स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो वो कैसे बनाएंगे, अगर हमें सिंपल सी स्ट्रक्चर बनानी है किसकी, अल्फा एमाइलोज की, तो हम कैसे बनाएंगे कि ये आपकी एक ग्लूकोज की यूनिट है। ठीक है, ये 6 कार्बन है, कौन से, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, ये 6 कार्बन और ये आपस में जुड़े हुए हैं दूसरे किसी यूनिट के साथ ग्लाइकोसिडिक बंध से, और ये आपका जो लिंकेज है, ये कौन सा है, 1,4 लिंकेज है, यानी ये 1 2 3 एंड 4 फोर्थ कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, और ये आगे फिर और ग्लूकोज की यूनिट से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इस तरह से ये आपकी कौन सी है, अल्फा एमाइलोज, जिसके अंदर क्या होती है, एक रेखीय संरचना होती है। अल्फा ग्लूकोज के अणु जो है वो 1,4 ग्लाइकोसिडिक बंध से आपस में जुड़े हुए होते हैं। अगर हमें बीटा एमाइलोपेक्टिन की स्ट्रक्चर बनानी है, तो हम क्या करेंगे, तो हम इसमें एक ब्रांच स्ट्रक्चर भी बना देंगे। ब्रांच स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे आप, कि यहाँ पर एक यूनिट को आप क्या कर दो, उल्टा बना दो। ठीक है, या फिर इसके नीचे क्या है, दूसरी सीरीज स्टार्ट कर दो, जैसे आपने ये बनाया। ठीक है, इसके नीचे अगर हमें दूसरी सीरीज स्टार्ट करनी है, तो हम क्या करते हैं, नीचे एक और स्टार्ट कर दो, ये 0 से। ठीक है, और ये बंध जो बनता है, ये 1,6 बंध यहाँ पे बनेगा, ये वाला 1 2 3 4 5 और 6 नंबर का कार्बन, ये बंध बना रहा है किसके साथ, फर्स्ट कार्बन के साथ। ठीक है, और इसके साथ की जो सीरीज है वो कैसी चलेगी, ये 1,4 लिंकेज वाली चलेगी। ये आपकी क्या है, रेखीय संरचना है। ठीक है, ये क्या है, रेखीय संरचना है स्टार्च की, जिसके अंदर 2 फॉर्म होती है, एक अल्फा एमाइलोज जो कि क्या होती है, शाखित नहीं होती है, रेखीय होती है, और ये जो स्ट्रक्चर बनी है क्या है, बीटा एमाइलोपेक्टिन की, जो कि क्या होती है, शाखित होती है, और इसके बीच में 1,6 ग्लाइकोसिडिक बंध भी हमें मिलता है।
तो ये आपका हो गया क्या, स्टार्च। अब दूसरा स्टार्ट करना है हमें क्या, सेलुलोज। दो ही एग्जाम्पल पढ़ेंगे हम पॉलीसेकेराइड के अंदर, आपके सिलेबस में इतना ही है, ठीक है। तो सेलुलोज जो होता है वो भी क्या होता है, स्टार्च की तरह ही किसका बना होता है, ग्लूकोज की इकाइयों का बना होता है। ये भी क्या होता है, स्टार्च की तरह ही ग्लूकोज की इकाइयों का बना होता है। दूसरा हमारा क्या है, एग्जाम्पल है सेलुलोज। ये भी क्या होता है, स्टार्च की तरह ग्लूकोज की इकाइयों का ही बना होता है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, जो ग्लूकोज की इकाइयां हैं वो लगभग कितनी, 5000 से लेकर 10,000 तक होती है। सेलुलोज की एक यूनिट के अंदर ग्लूकोज की जो इकाइयां हैं वो लगभग 5000 से लेकर 10,000 तक होती है। और इनके बीच में क्या होता है, बीटा ग्लाइकोसिडिक बंध मिलता है। इनके बीच में बीटा ग्लाइकोसिडिक बंध मिलता है। अब बीटा ग्लाइकोसिडिक बंध का मतलब क्या है कि जो ग्लूकोज वाली यूनिट लेंगे वो कौन सी, बीटा एनोमेरिक फॉर्म वाली लेंगे, ठीक है। ग्लूकोज की जो यूनिट लेते हैं वो कौन सी लेते हैं, बीटा एनोमेरिक फॉर्म की लेंगे, ठीक है। और जो आपका ग्लाइकोसिडिक बंध बनता है वो कौन सा बनता है, 1,4 ग्लाइकोसिडिक बंध बनता है, ठीक है। क्या बनता है, 1,4 ग्लाइकोसिडिक बंध बनता है। बाकी स्ट्रक्चर सेम होगी, जैसे आपने किसकी बनाई थी, स्टार्च की बनाई थी, वैसे ही इसकी होगी। बस इसके अंदर बीटा एनोमेरिक फॉर्म लेंगे हम किसकी, ग्लूकोज की, ठीक है। तो इसकी और स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं हम, और इसी के साथ आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। इसमें हमें क्या करना है, बीटा एनोमेरिक फॉर्म बनानी है, ठीक है। तो बीटा एनोमेरिक फॉर्म में फर्स्ट कार्बन पर OH कहाँ पे होता है, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर, ठीक है। ये क्या है आपका, बीटा एनोमेरिक फॉर्म है, बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज है। ग्लूकोपाइरेनोज कब होगा, जब हम इसका क्या बना देंगे, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बना देंगे, ठीक है। जब इसका हम साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या होगा, इसके 5th कार्बन के साथ बनाना है, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5th कार्बन के साथ, ये हमारा क्या है, बीटा एनोमेरिक फॉर्म हो गया ग्लूकोज का, ठीक है। इसका एक और यूनिट बना दो, ये भी क्या है, बीटा एनोमेरिक फॉर्म है ग्लूकोज का। अब हमें क्या करना है, ग्लाइकोसिडिक बंध बनाना है, कौन सा, वही आपका 1,4 बनाना है, 1,4 ग्लाइकोसिडिक बंध, लेकिन किसके बीच में बन रहा है, बीटा ग्लूकोज के बीच में। 1,4 कैसे बनेगा, इसका फर्स्ट कार्बन और इसका 4th कार्बन, 1 2 3 एंड 4, इसका 4th कार्बन, इसका फर्स्ट कार्बन, इनसे क्या होता है, एक जल का अणु बाहर निकल जाएगा, आपका ये ग्लाइकोसिडिक बंध बन जाएगा। और ये वाली जो यूनिट है ये आगे की तरफ चलती जाएगी। लगभग कितनी यूनिट होती है, ये 5000 से लेकर 10,000 तक यूनिट होती है, ठीक है। तो ये जो है आपका स्ट्रक्चर हुआ किसका, सेलुलोज का। इसके बीच में क्या होती है, 1,4 ग्लाइकोसिडिक बंधन आपको मिलता है। और इसकी जो एक यूनिट होती है, ये वाली जो एक यूनिट होती है सेलुलोज की, जिसे मोनोमर यूनिट हम कहते हैं, एकलक इकाई जिसे हम कहते हैं, इसे क्या बोलते हैं हम, सेलोबायोस कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, सेलोबायोस यूनिट, इसे सेलोबायोस यूनिट कहते हैं, ठीक है। और इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है।